बीजेपी अध्यक्ष से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। जेपी नड्डा से डॉक्टर मोहन यादव मिले हैं। बंद कमरे में चर्चा की गई है। कैलाश विजयवर्गीय भी बैठक में मौजूद रहे, साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे, इंदौर में आज क्लस्टर प्रभारियों से मुलाकात हुई थी। लोकसभा प्रत्याशी भी इस बैठक में मौजूद रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी थे और उसके बाद बंद कमरे में सीएम ने चर्चा की है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। इस बंद कमरे की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे, साथ ही संगठन के पदाधिकारी भी शामिल रहे। मध्य प्रदेश में दिग्गजों ने दम लगाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट तो 8 अप्रैल को बस्तर जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे से पहले गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अप्रैल के दूसरे हफ्ते में राहुल गांधी और खरगे भी बस्तर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी और छत्तीसगढ़ में दिग्गजों के दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल को बालाघाट आ सकते हैं। यहां 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं 8 अप्रैल को पीएम मोदी बस्तर जाएंगे और चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। बस्तर में भी 19 अप्रैल को ही वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। वहीं 6 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह कवर्धा पहुंचेंगे। कवर्धा में अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस रैली के जरिए बीजेपी पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरने की तैयारी कर रही है। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर एमपी पहुंचे। पहले दिन जेपी नड्डा ने जबलपुर में प्रबुद्ध जनों की सभा को संबोधित किया। दूसरे दिन नड्डा उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नड्डा ने इंदौर में क्लस्टर्स की कोर कमेटी की बैठक ली। साथ ही छिंदवाड़ा, बालाघाट, जबलपुर, मंडला सीट पर फीडबैक लिया। नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ निशाना साधा। एक तरफ विकास है, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों पर आघात है, एक तरफ देश आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है, एक तरफ ये इंडी अलायंस परिवार को बचाने के लिए लगा। उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पन्ना पहुंची। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का नॉमिनेशन कराया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल मौजूद रहे। साथ ही पन्ना में जनसभा को भी संबोधित किया गया। स्मृति ईरानी के निशाने पर कांग्रेस रही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी की जीत का दावा भी यहां पर किया। तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश इसके विनम्रता के भाव के साथ कार्य करता जाए। वहीं पर्चा दाखिल करने के बाद प्रत्याशी वीडी शर्मा ने भी जीत का दावा किया। नामांकन रैली आज ऐतिहासिक हुई है और हर बूथ पर विजय का संकल्प, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का प्रधानमंत्री का जो टारगेट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की रैली में जो कार्यकर्ताओं का उमंग और उत्साह कहता है कि इस बार प्रधानमंत्री का टास्क तो पूरा करेंगे ही। ये खजुराहो लोकसभा का प्रत्येक बूथ कांग्रेस मुक्त बनेगा। पहले चरण की वोटिंग को लेकर कांग्रेस के दिग्गज भी मैदान में उतरने वाले हैं। राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे अप्रैल के दूसरे हफ्ते में बस्तर में सभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रियंका गांधी का भी छत्तीसगढ़ का दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में आने वाले दिनों में एमपी और छत्तीसगढ़ का सियासी पारा दिग्गजों के दौरे से बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आधी आबादी जो जीत का ताज पहना दे या फिर खेल ही बिगाड़ दे। विधानसभा चुनाव में आधी आबादी ने सारे सियासी समीकरण बदल कर रख दिए थे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 2 लोकसभा सीट्स ऐसी हैं जहां महिला वोटर है असरदार। क्या बीजेपी के साथ होंगी लाडली बहना या फिर हाथ को मिलेगा नारी सम्मान का साथ?
पहले चरण का सियासी रण। बालाघाट में आधी आबादी निर्णायक, मंडला में महिला वोटर असरदार। बीजेपी के साथ लाडली बहना, हाथ को मिलेगा नारी सम्मान का साथ। विधानसभा चुनाव में आधी आबादी का साथ कमल को मिला और बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। माना जा रहा है कि महिला मतदाताओं ने सारे सियासी समीकरण फेल कर दिए थे। इस बार लोकसभा चुनाव में भी आधी आबादी पर पार्टियों की नजर है, खासकर बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 6 सीटों पर मतदान होना है, उनमें 2 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टियों की जीत हार का फैसला नारी शक्ति के हाथ में होगा। इसे ऐसे समझिए, पिछले चुनाव में मंडला और बालाघाट में महिला वोटर की तुलना में पुरुष मतदाता ज्यादा थे, लेकिन इस बार डेमोग्राफी बदल चुकी है। मंडला में पुरुष वोटर जहां 10,48,096 हैं, वहीं महिला मतदाताओं का आंकड़ा 10,48,930 है। मंडला सीट पर 10 साल बाद आमने सामने हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस के ओमकार मरकाम। विधानसभा चुनाव हार चुके फग्गन सिंह पर बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। वहीं मरकाम भी 3 बार के विधायक और बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। अब बात करते हैं बालाघाट के सियासी दंगल की। बीजेपी ने पूर्व सांसद ढाल सिंह बिसेन का टिकट काटकर महिला कैंडिडेट पर दांव लगाया। यहां भारती पारधी, जो बीजेपी पार्षद थी, उन्हें सीधे लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। वजह बालाघाट में महिला वोटरों की संख्या अधिक होना। बालाघाट में पुरुष मतदाता 9,29,434 और महिला वोटर 9,41,881 हैं। बालाघाट में कांग्रेस ने सम्राट सरस्वार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीएसपी से लोकप्रिय नेता कंकर मुंजारे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जिससे बालाघाट का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महिला वोटर की संख्या को देखते हुए सभी पार्टियां महिला वोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बूथ पर लाने की कोशिश में जुटी हैं। सवाल यह है कि महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीम क्या वोट में कैश हो पाएगी? आधी आबादी के दिल में कौन है, इसका फैसला 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के प्रधानमंत्री पर दिए बयान ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सियासी बवाल इस कदर बढ़ा है कि महंत को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ रही है। तो वहीं बीजेपी ने चरणदास महंत पर चुनाव आयोग से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी पर चरणदास महंत के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो चुका है। चरणदास महंत ने राजनांदगांव में एक चुनावी सभा के दौरान ये बयान दिया। बयान पर बीजेपी आग बबूला है और सबसे पहले सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने साफ किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए बोला है कि उनको लाठी मारने वाला व्यक्ति आपका ही सांसद होगा, ऐसा कल राजनांदगांव श्री भूपेश बघेल के नॉमिनेशन के अवसर में कहा है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और हमें कहते हैं कि पहले भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों तरह से गाली दिया गया कि देश का चौकीदार चोर है, मौत का सौदागर, और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। 2014 में मैं भी था पार्लियामेंट में। देश की जनता ने इस मुकाम पर पहुंचा दी कांग्रेस को कि नेता प्रतिपक्ष बनने की स्थिति भी नहीं थी। उधर बीजेपी ने चरणदास महंत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अभियान शुरू कर दिया है। पहली लाठी मुझे मारो नाम से बीजेपी ने अभियान शुरू किया है। साथ ही जगह जगह नेता प्रतिपक्ष का पुतला जलाने का भी ऐलान किया गया है।
देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस तरीके से बयानबाजी और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिन्होंने खुद संसदीय परंपराओं का निर्वहन करने किया है, और अब तो ये लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया है वह दिखावा था, ये मूल स्वरूप उनका है जो उभर कर सामने आया है। जैसा वक्तव्य उनका है, उस वक्तव्य के लिए हम सब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार, पहली लाठी मुझे मारो। और ये जो वाक्यांश मैं आपसे कह रहा हूं, आज ये जन जन के मन में है। मैं भी हूं मोदी का परिवार और मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि पहली लाठी मुझे मारो। कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अमर्यादित बयान देने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको मालूम नहीं कि उनके इतिहास में भी जब जब उन्होंने बयान दिया, माननीय मोदी जी ने उसको अपने गहने के रूप में स्वीकार किया और कहीं ना कहीं देश की जनता ने जवाब दिया है। जिन लोगों ने मौत का सौदागर बोला तो गुजरात की जनता ने जवाब दिया, जिन लोगों ने अन्य तरह के शब्दों का प्रयोग किया तो उनको भी देश की जनता ने जवाब दिया। इस बीच बीजेपी ने बयान को हेट स्पीच बताकर चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली है। बीजेपी ने कार्रवाई की मांग के साथ चरणदास महंत के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जब कांग्रेस के बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ में ये कह सकते हैं कि डंडा लेकर खड़ा होना है, सिर फोड़ना, इस तरह की स्थिति, तो आम बीजेपी के कार्यकर्ता, आम नेताओं के खिलाफ में ये क्या षड्यंत्र रख सकते हैं, इस बात को समझा जा सकता है। उधर बयान पर बढ़ते विवाद को देख चरणदास महंत ने सफाई दी है और बयान को छत्तीसगढ़ का मुहावरा बता दिया है, लेकिन वो भी जानते हैं कि तीर निकल चुका है। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी का खामियाजा कांग्रेस पहले भी भुगत चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द वोटिंग शुरू होगी। ऐसे में सीएम का सभी 11 सीटों पर कब्जे का दावा सच भी साबित हो सकता है और यही वजह है कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने अपने बयान पर सफाई दी और छत्तीसगढ़ी मुहावरे का जिक्र करते हुए बयान पर खेद जताया, लेकिन बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती। चरणदास महंत के खिलाफ कई जिलों में प्रदर्शन किए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, तो वहीं कांग्रेस चरणदास महंत के बयान को सही ठहरा रही है। साथ ही बीजेपी पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अपमान का आरोप लगा रही है। और जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती, मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे उसमें कोई कहने में शर्म नहीं है। मैं स्वयं इस बात को मानता भी नहीं कि किसी का अपमान करना मैं चाहता हूँ। चरणदास महंत ने अपने बयान पर खेद जरूर जता दिया, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर में शंकर नगर चौक से रैली निकाली और महंत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने मैं मोदी का परिवार, पहले लाठी मुझे मारो के बैनर के साथ प्रदर्शन किया। साथ ही चरणदास महंत के खिलाफ नारेबाजी की। सख्ती में बीजेपी कार्यकर्ता अग्रसेन चौक पर जमा हुए और चरणदास महंत का पुतला जला दिया। जशपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस चरणदास महंत के बयान के साथ खड़ी नजर आई। रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बयान को छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ा बताया। साथ ही बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष के साथ छत्तीसगढ़ी संस्कृति के अपमान के आरोप भी लगा डाले। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष के द्वारा मुहावरे का प्रयोग करने के बाद उनका मखौल उड़ाने की कोशिश किया है, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश किया है, वह छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी मनुष्य का, छत्तीसगढ़िया मानुष का अपमान है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि डॉक्टर चरणदास महंत जी का अपमान करने के लिए, छत्तीसगढ़िया
भाषा का अपमान करने के लिए, छत्तीसगढ़ी संस्कृति का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी निःशर्त डॉक्टर चरणदास महंत से माफी मांगे। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द वोटिंग होने वाली है। ऐसे में बीजेपी ने पीएम पर दिए चरणदास महंत के बयान को मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस बैकफुट पर जरूर है, लेकिन वो भी पूरे मामले को छत्तीसगढ़ की जनता के अपमान से जोड़ने की कोशिश करनी शुरू कर चुकी है। हालांकि कांग्रेस को भी पता है कि पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी का नुकसान होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार विवाद शुरू कहां से हुआ था, चरणदास महंत ने कहा क्या था, जबकि उनके बयान पर सीएम साय कड़ी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। दोनों ने क्या कहा बताते हैं। पहले महंत ने क्या कहा। महंत ने कहा कि एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के मारने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई लाठी धर के खड़ा हो सकता है, वो आपके ही सांसद खड़े हो सकते हैं, बाकी लोग सीधे साधे हैं। हमें लाठी धरने वाला आदमी चाहिए। ये चरणदास महंत के बोल थे। लेकिन सीएम विष्णुदेव साय ने इस पर क्या कहा, अब वो जानिए। पहले भी पीएम मोदी को गालियां दी गई, इसका खामियाजा कांग्रेस भुगतेगी। मैं मोदी का परिवार, पहला डंडा मुझे मारो। छत्तीसगढ़ की जनता नहीं करेगी बर्दाश्त। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं लेने देंगे। सीएम साय के ये पलटवार रहा। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच मंदिर दौड़ के साथ साथ हवन पूजन कीर्तन भी शुरू हो गया है। लोकसभा के प्रत्याशी जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, साथ साथ प्रसिद्ध मंदिरों में मत्था भी टेक रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने मां बगुलामुखी मंदिर में विशेष अनुष्ठान कराया। इसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव के आते ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हवन पूजन के साथ मंदिर दौड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजगढ़ सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने पदयात्रा शुरू करने के पहले मां बगलामुखी मंदिर में खास पूजन कराई। दिग्विजय सिंह की पूजा की तस्वीरें सामने आई। वे खास पोशाक में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह की पूजा पर सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने हार्ड और सॉफ्ट हिंदुत्व को कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बताया और दिग्विजय सिंह की पूजा को चुनावी स्वांग करार दिया। विजय सिंह जी जब तक चुनाव नहीं रहते तो धर्म विरोधी आचरण करेंगे, सनातन पर लगातार घात प्रतिघात करेंगे, रामलला को काल्पनिक बताएंगे, राम मंदिर का विरोध करेंगे, सनातन द्रोहियों के साथ अपना गठबंधन स्थापित करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आएंगे तो इस प्रकार से धार्मिक स्वांग रचने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक तौर पर मध्य प्रदेश की जनता उनके मूल चरित्र को जानती है। जब भोपाल की जनता, जहां पर जिन लोगों को वह तुष्टीकरण करते हैं उनकी आबादी भी है, उसके बावजूद इतने बड़े मार्जिन से हराया था, तो राजगढ़ की धर्मावलंबी जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करने वाली है। वहां पर दिग्विजय सिंह को खेत होना पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव किया और धर्म को आस्था का विषय बताया। इस पर राजनीति को गलत भी बताया। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह को धार्मिक बताते हुए नर्मदा परिक्रमा का हवाला दिया है। देखिए, आस्था की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं और प्रकट सब करते हैं। दिग्विजय सिंह जी के बारे में आप जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा उन्होंने की है जब तो कोई चुनाव नहीं था। हमेशा नवरात्रि में व्रत रखते हैं, ये आप सभी जानते हैं। एकादशी का वो व्रत करते हैं, हमेशा गोवर्धन पूजा के लिए जाते हैं। तो वो जो व्यक्ति हमेशा पूजा पाठ करता है और अगर चुनाव टाइम कर रहा तो कौन सी गलत बात होगी। और धर्म आस्था का प्रतीक होता है, धर्म राजनीति नहीं होती है। और वो अपना जो धर्म है वो धर्म निभा रहे हैं। इस बार देश के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी जमकर उठ रहा है। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और इस बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल के नेता अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस के इनकार को मुद्दा बना रही है, लेकिन प्रत्याशियों के मंदिर जाने और विशेष अनुष्ठान का सिलसिला जरूर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही सियासत भी जारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर राजनेताओं की मंदिर की दौड़ दिखाई देने लगी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने से पहले बगलामुखी धाम पहुंचे। वहां पर उन्होंने विशेष पूजन अनुष्ठान किया। इसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी चाहे भाजपा के हों या कांग्रेस के हों पूजन पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा देखना होगा कि राम मंदिर का मुद्दा तो इस चुनाव में है ही, लेकिन मंदिर जाकर जो राजनेता प्रार्थना कर रहे हैं, प्रत्याशी जो अनुष्ठान कर रहे हैं, वो कितने उनके लिए कारगर साबित होंगे और इस चुनाव में सियासी नैया को पार लगाने का काम राम जी किसके लिए करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे।